अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 106 नॉट आउट पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया जी हमने। हो सकता है आज काम हम ख़त्म कर लें तो ये आखिरी हो, नहीं होगा तो फिर कल आखिरी होगा। ठीक है, काम बस सुकून से करते रहना है। जल्दी नहीं मचानी काम में, ठीक है ना? ओके। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर जो था, इसके अंदर आपको कल 105 पार्ट 2 बनाया था मैंने, और वो काफ़ी छोटा सारा था। दोस्त अहबाब बता रहे हैं कि कैफ 6 का पार्ट 2 जो है वो कोई अराउंड 2 घंटे 10 मिनट का था, ऐसे ही है। तो देखा किसी ने, हिम्मत की, थोड़ी हिम्मत चाहिए थी ना, है ना जी? तो इस पार्ट 2 के अंदर मैंने फाइनल अकाउंट्स की थ्योरी और एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे, और बीच में एक ऑपरेटिंग सेगमेंट का जो सेफ गार्ड के अंदर नोट बनना था साथ में, क्योंकि बाकी सवाल तो हो गया था, वो थोड़ा सा हिस्सा रहता था, वो भी डिस्कस किया। किसी ने लिया लेक्चर? किसी ने लिया हो? किसी ने नहीं लिया? माशाल्लाह। चलें, अच्छा जी, थ्योरी जो थी इसके अंदर मैंने सारी डिस्कस कर दी है, ठीक है, और एमसीक्यूज भी सारे मेरे आपके साथ डिस्कस हो गए। बाकी यहाँ से हमारे डिस्क्लोजर्स जब स्टार्ट होते हैं तो डिस्क्लोजर्स माशाल्लाह अब आप लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक है। जनरल डिस्क्लोजर्स में आपके 3 पहले फिक्स एसेट से रिलेट करते थे, जोग्राफिकल लोकेशन और वो मिल प्लांट का, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, फिर कैपेसिटी वाला, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वाला, लोकल रिश्तेदारों वाला, फॉरेन रिश्तेदारों वाला। ये सारी चीज़ें आपने चूँकि लिख ली हैं अब एक सफ़े के ऊपर, अब वो वही किसी के 2 पे भी आ गया हुआ है वैसे, ठीक है। अब ये आपके लिए समरी है इस सारे के सारे पोर्शन की, ठीक है। अगर आपने जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी अनअवेल्ड है, कहीं पे आपने बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई फॉरेन ट्रेड डेट्स हैं, ठीक है, शरिया कंप्लायंस के कुछ डिस्क्लोजर हैं जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती हैं, मतलब जो दावा करती हैं, तो उनके लिए कुछ डिस्क्लोजर्स थे। और उसके बाद फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड डिस्क्लोजर शुरू हो गए थे, सन्डी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज से रिलेटेड जो भी नॉन करंट एसेट्स के अंदर था, वो डायरेक्टर वाला, तो ये सारी हमने समरीज बनाई थी इस तरह से, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर डिस्क्लोजर्स थे, समरीज से समझ लिया, जहन में बैठ गया, आपके सफ़े के ऊपर आ गए। अब वो सफ़े के ऊपर लिखा हुआ ये सारा आपका दिमाग के अंदर घुमाता भी रहेगा, सवाल भी हम करते रहे थे, ठीक है जी। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के डिस्क्लोजर पड़े थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ की समरी बनाना चाहेंगे या बनी हुई है बस? जब मैं बात करूं लाइबिलिटीज़ की, ज़रा जल्दी से इसको देख लें, वैसे मेरे दिल में आ रही है कि इसकी भी ज़रा समरी बन जाए तो अच्छा है। लाइबिलिटी साइड पे हम आए थे, ये पेन भी सही नहीं काम कर रहा है। क्विकली ज़रा देख लेते हैं इसको, क्विकली, ताकि इस चैप्टर को, अगर वो पार्ट 2 आप देखें ना, 105 का पार्ट 2, 105 का पार्ट 2 था ना, उसके बाद फिर इस चैप्टर पूरे के अंदर कोई चीज़ ऐसी रहेगी नहीं जो डिस्कशन से रहेगी। बहरहाल ये चैप्टर वैसे भी तैयार ही था, लेकिन चले थोड़ा सा ज़रा वो और तसल्ली हो जाए। तो लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी। ये ज़रा ऐसा होता है ना कि आप तस्वीर खींच लेते हैं कहीं पे अलग से, ऐसे इसको भी नोट कर लेते हैं, तो उससे ज़रा थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये ट्री रह जाते हैं ज़रा। हालांकि याद है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो। अमाउंट पेएबल टू एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज, ठीक है जी। इनके बारे में कहा था हमने कि दिस शैल बी डिस्क्लोज्ड, दिस शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है जी। और इसमें एक छोटी सी बात क्या थी, फिफ्थ कैजुअल सिर्फ एसोसिएट
यूँ लिखें ना, सिर्फ स्केड्यूल उर्दू में लिख लें, उर्दू में। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपका बना हुआ है, पर मैं थोड़ी समरी बना रहा हूँ, तसल्ली हो जाएगी। फिर स्केड्यूल सिर्फ एसोसिएट लिखता है, ऐसे ही है, ये फ़र्क याद है ना? ठीक है। अच्छा, ये बीच में छोटी सी एक बात आ गई। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंदर थोड़ा सा रोला ज़्यादा था। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमने कहा था जी पेबल टू या फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, कोई अदर रिटायरमेंट फंड है, ठीक है। एक ये कैटेगरी बनी थी, 3 बनी थी मेरे ख्याल से कैटेगरी, अगर ब्रॉडली देखें तो पेबल टू या फ्रॉम भी होता है ना, रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है ना, पेबल टू या फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, कोई पेंशन फंड, कोई अदर रिटायरमेंट फंड, उसके बाद डिपॉजिट्स यानी कि बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए हैं या बैंक से लिए हुए हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स, ये दूसरी चीज़ थी, डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, ये लायबिलिटी साइड चल रही है ना, कि आपको किसी ने कैश डिपॉजिट करवाया हुआ है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है। एक्रूड लायबिलिटीज़, मसलन बिजली के बिल, गैस के बिल वगैरह, एक्रूड लायबिलिटीज़, मसलन रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, एटसेट्रा। रेंट स्लैश सैलरीज पेएबल लिख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एडवांस, एक चाती मार लूँ मैं ज़रा। जी यही है, डिपॉजिट्स, एक्रूड लायबिलिटीज़ और एडवांस। एडवांस मतलब ये भी कैश होता है, ठीक है। ये कैश यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी जिसको कहते हैं आप, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये एक कैटेगरी बनी थी। और तीसरी बनी थी हमारी लोन्स। अब वो लोन्स थे, ये पॉइंट 1 था हमारा, पॉइंट 1 लाल से लिख, पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 था हमारा, और पॉइंट 3 लोन्स बैंक वाले, पॉइंट 4 रिश्तेदारों वाले, पॉइंट 5 और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाली बात, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या था जी, लोन फ्रॉम बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, जिसमें इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स, लोन एडवांसेज हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स, और फिर इनकी पर्पस और यूटिलाइजेशन, और फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है जी। तो लोन फ्रॉम बैंक्स अदर अलग आ गए, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, इसमें इंक्लूडिंग हमने कहा था, लिखा था इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है जी। और इनका फिर आपने अलॉन्ग विद पर्पस एंड यूज़, ठीक है जी। तो रिलेटेड पार्टी वाला जो लोन एडवांस है उसका पर्पस और यूज़ भी बताना है,
ठीक है जी। और उसके बाद बताना है जी ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में भी क्लासीफाई करना है। अब इन्हीं के बारे में कहा हुआ था उसने, क्योंकि दूसरे तो लोन एडवांस बनते नहीं है, लोन फ्रॉम बैंक या लोन एडवांस फ्रॉम एसोसिएट, तो इन्हीं के बारे में आखिरी पॉइंट था कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। ठीक है। अब इनके बारे में हमने कहा था कि ये कहाँ पे शो कर दिए जाते हैं नॉर्मली एज अ सेपरेट लाइन आइटम ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर, नोट्स में एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन नोट्स ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और ये जो है ये कैटेगरी दूसरी वाली, ये शॉर्ट टर्म लोन्स में आप मेन पे शॉर्ट टर्म लोन हो आगे जाके शो कर देते हैं, देखा भी था हमने नोट्स के अंदर, ऐसे ही देखा था ना जी। शॉर्ट याद आ रहा है कुछ, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर देखा भी था, शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर जाके फिर ये इस तरह से लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पिक्चर ले लें इसकी जल्दी से। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, वो तो वैसे ही अब अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गया कि रिजर्व्स के अंदर जो बातें थी कि कैपिटल रेवेन्यू को अलग रखें, फिर कोई एक्ट ने बनवाया तो अलग रखें, कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी भी रिजर्व पे तो अलग बताएं। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल के अंदर उनका आता है शेयर्स इशू किए बोनस में, कैश के अगेंस्ट इन काइंड, तो इन काइंड का पर्पस भी, कोई ट्रेजरी शेयर्स हैं, कोई डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट है फेस पे शो करें। उसके बाद कोई एग्रीमेंट शेयर होल्डर्स के साथ है वो बताएं, उसकी मिसाल हमने लिखी हुई थी कि वो इक्वली रैंक करते हैं, एक वोट पर शेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो भी शेयर कैपिटल रिजर्व्स आ गए। फिर लायबिलिटी शुरू हुई थी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। इसके बाद आए थे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, वो ये जो एडवांस वाला था, इसका भी ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल रिजर्व हो गया पहला नोट, दूसरा नोट हो गया लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में ठीक है हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, दूसरा हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ का बनाया था, तीसरा हमने करंट लायबिलिटीज़ का बनाया था। ये ना असल में वो फिक्स एसेट के बाद लॉन्ग टर्म एडवांसेस में और उसमें ऐसे बनाई थी ना समरी, उससे बड़ा फ़ायदा मुझे महसूस हो रहा था, इसलिए मैं इसकी भी थोड़ी सी इस तरह से एक वो बना रहा हूँ आपके सामने। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल आया था इसके बाद, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल वो जो सेपरेट बैंक वाला था और बिजनेस यूज़ वाला था, तो इसमें मिसाल की तो ज़रूरत नहीं है ना, मिसाल तो याद है ना कि होंडा ने डीलर से एडवांस लिया था, ठीक है, और उसका पर्पस था कि डीलर भाग ना जाए, सिंपल। ठीक है, अब उसके अंदर हमने मसलन 50 रुपये का ये डिपॉजिट लिया था, तो एंट्री होगी 50 से कैश डेबिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल टू वो जो सप्लायर है और डीलर है, ठीक है, वो क्रेडिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये अमानत है हमारी। अब इस अमाउंट रिसीव्ड के बारे में, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल जो है ये मसलन 50 रुपये मैंने मिसाल में जो बोला, ठीक है, ये अमाउंट रिसीव्ड है। इस अमाउंट रिसीव्ड 50 रुपये की अमाउंट रिसीव्ड के बारे में आपने दो बातें बतानी होती थी। ठीक है जी, क्या जी, अमाउंट यूज फॉर आर बिजनेस, बाइफरकेट करें इसको, अमाउंट यूज फॉर आर बिजनेस, और इसके बारे में भी हो डिस्क्लोज भी करें। मसलन हमने कहा था जी 30 रुपये हमने अपने बिजनेस में यूज़ कर लिए, तो अमाउंट ₹30 मिलियन, ये अमाउंट यूज फॉर आर बिजनेस है। ठीक है जी, और ये चूँकि अमानत है ना, अमानत, तो ये जो यूज़ किया ये एज़ पर एग्रीमेंट हो जो कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है। ठीक है, और अदर्स अदर्स जो हैं, मतलब जो यूज में बिजनेस नहीं है वो अदर पड़े हैं। ठीक है, ये जो कि प्योरली कैप्ट एज अमानत, जो कि प्योरली कैप्ट एज अमानत ही हैं, उनके बारे में कहा था कि जी इस अमानत को हमने अलग अकाउंट में रखा हुआ है ताकि हमारे पैसों के साथ वो मिक्स ना हो जाए। ये अमानत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, प्योरली कैप्ट एज अमानत, तो इसको अदर्स को क्या करना है जी, इन सेपरेट बैंक अकाउंट, कैप्ट इन
सेपरेट बैंक अकाउंट। तो मसलन बाकी का जो है हमने कहा जी ₹20 मिलियन जो है वो कैप्टन, ठीक है जी। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बाइफरकेट करो, अमाउंट यूज फॉर बिजनेस और अमाउंट केप्ट सेपरेटली। यूज फॉर बिजनेस हो एज पर एग्रीमेंट हो कंपनीज एक्ट वाला, और जो रखी हुई है आपने अमानत के तौर पे वो भी अलग अकाउंट में पड़ी है, ठीक है। नहीं यूज़ किया, देखा था डिस्क्लोजर अपनी कंपनी का, उसने कहा था ये पैसे लिए हैं और सारे के सारे अलग अकाउंट में, हम इसको बिजनेस यूज़ में रखते ही नहीं है। तो बता दिया आपने बाइफरकेट करके, ज़ीरो बिजनेस यूज़ में और बाकी सारा का सारा ही क्या है, कैप्टन सेपरेट बैंक, ठीक है। उसके बाद आखिरी था इधर, ये हो गया ना जनाब, पहला शेयर कैपिटल रिजर्व्स का, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी का, तीसरा करंट लायबिलिटी का, चौथा सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल का, और पांचवा था कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। इसको यूं कर लें, ज़रा सीधा कर लें इसको भी बना तो हुआ ही है। तो ये जनाब आपका पांचवा डिस्क्लोजर था, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। और कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के नोट में कंटिजेंसी के बारे में हमने कहा था कि जी ये होता है आउटस्टैंडिंग गारंटीज, गारंटीज गिवन कह लें, इसको आसान कर लें, और अगर तो गारंटीज गिवन। और कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब इसको लीगल प्रोसीडिंग्स कह लेते हैं हम, लीगल प्रोसीडिंग्स नॉर्मली आती हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, कमिटमेंट क्या है जी, आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू बाय, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर मतलब कमिटमेंट टू बाय, इसको इससे ज़्यादा सादा कर लें ज़रा, इसको ज़रा यूँ कर लें, ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये क्या है जी, कमिटमेंट टू बाय, कमिटमेंट क्या, कमिटमेंट जी, कमिटमेंट टू बाय कमिटमेंट टू बाय मसलन स्टॉक। अब इसमें ना फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर स्टॉक। अगर आपने कुछ स्टॉक खरीदने के लिए एलसी ओपन की हुई है तो आपने कमिटमेंट के अंदर इसको शो करना है। फिर मसलन आपने कोई फिक्स एसेट खरीदने की कमिटमेंट की हुई है तो उसकी आपने एलसी ओपन की होती है नॉर्मली, तो लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, तो कमिटमेंट में आप ये शो कर देंगे, ज़रा ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है जी। तो ये पांचवा डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। तो बस शेयर कैपिटल रिजर्व का मैंने नहीं बनाया, बाकी फिर जैसे इस तरफ अगर आप देखें तो हमारे डिस्क्लोजर्स थे फिक्स एसेट के 4, 3 हमने ऊपर से डाले थे जनरल में से, 4 फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर से, और फिर लॉन्ग टर्म एडवांस का, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस का, डायरेक्टर वाला और रिकन्सिलिएशन वाला। फिर करंट एसेट्स के अंदर डेट्स रिसीवेबल्स हो गए, इनकी प्रोविजन बनानी है, लोन एडवांसेस वो एचआर एम्प्लॉयज़ वाले ये हो गए। उसके बाद फिर शेयर कैपिटल रिजर्व्स हो गए, उसकी समरी नहीं बनाई, वो ऑलरेडी बनी हुई है, आप दिमाग में बैठी हुई है। और ये लाइबिलिटी साइड के ऊपर नॉन करंट भी और करंट भी, और उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल और कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स पेएबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हमने पीएनएल के नोट्स, सुभान अल्लाह, ये तो रह ही गए थे, ये 5 थे, ये भी आपने ये किसी न किसी दर्जे में, जैसे अब डोनेशन की ये एक हमने समरी सी बना ली थी, रेमुनरेशन का एक नोट ही बना लिया था, अब इसकी क्या समरी बनाए, नोट्स बना के हमने याद कर लिया था स्टार्ट में, ठीक है। और फिर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये परेशान करती है वैसे बात, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे हम इसको देख करके कि यार ये चंद जगहों के ऊपर बस फ़र्क है, इसको देख लें आराम से, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर सारे डिस्क्लोजर अब हमें याद है, तो याद फ़र्क रखने वाली बात क्या है कि करंट एसेट्स के अंदर लोन टू एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट एचआर वाला फिफ्थ स्केड्यूल में नहीं है,
लाइबिलिटीज़ के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ये नॉन करंट लाइबिलिटी के टिक के ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है। फिर फोर्स कैजुअल एसोसिएट भी बताता है और रिलेटेड पार्टी भी, जबकि फिफ्थ कैजुअल ने सिर्फ क्या बताया, अभी अभी लिख के भी आ रहा हूँ लाल से, ठीक है। ज़्यादा मसला यहाँ पर ज़रा फ़र्क वाला था, ठीक है। इसके अंदर मिल प्लांट के अंदर फिफ्थ ने सिर्फ लोकेशन कही है, ठीक है, एड्रेस नहीं बोला। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला इसमें है ही नहीं। फॉरेन एसोसिएट में सिर्फ नाम और कंट्री उसने बोली है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और बेसिस नहीं कही। क्रेडिट फैसिलिटी और यूटिलाइजेशन प्रोसीड वाला इसमें है ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं है ना, लिस्टेड पे लगता है ना, ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पहला पॉइंट क्या जी, वो जो नेम और जुरिस्डिक्शन पहले पॉइंट में लिखा होता, बाकी 6-7 चीज़ें इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले में नहीं। और फॉरेन डेटर और शरिया कंप्लायंस भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर लगता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे। समराइज़ कर लेना चीज़ों को। अब एक दफ़ा ना ज़रा इसको देख लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनी, P&L बना, ठीक है, बनाने सीखे हमने। डिस्क्लोजर शुरू होते हैं यहाँ से। तो लीगल स्टेटस एंड नेचर का नोट हमने अक्सर बेशतर बनाया। सवाल के अंदर आपको लाइन लिखी हुई मिल गई, कंपनी लिस्टेड कंपनी है, फलां काम कर रही है, जितनी भी बात इस मामले में लिखी हुई है आपने नोट 1 के अंदर डालनी। अगर नोट्स मांगे तो लीगल स्टेटस एंड नेचर, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बेसिस ऑफ प्रेपरेशन जो है ना, बेसिस ऑफ प्रेपरेशन, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कि हमने किस किस चीज़ से कंप्लाई किया, और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये 2 बातें बेसिस ऑफ प्रेपरेशन के अंदर आती हैं। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में 2 चीज़ें हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कि जी हमने कंप्लाई किया है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से और कंपनीज एक्ट से, ठीक है। अब ये यहीं से याद करना है, ठीक है, ये यहीं से याद कर लेना लिखना पड़ता है। तो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। और accounting and reporting standard applicable in Pakistan comprise of IFRSs issued by IASB and provisions and directives issued under Companies Act। तो ये compliance statement, ये शॉर्ट करके लिखना है तो इससे शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? These fine statements have been prepared in accordance with IFRSs applicable in Pakistan and provisions and directives of Companies Act, ठीक है। और सही है, सारा शॉर्ट फॉर्म बन गई, ओके। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गई। फिर बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या यूज़ किया है जी? हो जी, हमने इन 5 स्टेटमेंट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट के कन्वेंशन के तहत बनाया है, एक्सेप्ट किसी को फेयर वैल्यू पे रखा हो। याद है ना, ऐसे जुमला लिखा होता था सवालों के अंदर कि हम पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग जिसको रिवैल्यूएशन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बस वही बात बता रहे होते हैं कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है ना 5 स्टेटमेंट्स। तो 50 साल पहले कोई प्लांट अगर लगाया था तो अभी तक वो चल रहा है, तो चल रहा है। मिसाल 50 ज़्यादा हो गए, 20 साल पहले, ठीक है, फैक्ट्री लगाई थी, अभी तक वो चल रही है और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस अकोमोडेशन पे आ रही है, ठीक है, आती रहे, ठीक है। तो दीज 5 स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग फॉर विच रिवर्सन मॉडल इज यूज, ठीक हो गया। और उसके बाद समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आज तक ICAP ने टेस्ट नहीं किया। बहुत सारे सवाल हमने देखे जिनमें वो स्पेसिफिकली लिख भी देते हैं आप कि नोट्स टू द फाइनेंशियल नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। किसी पास पेपर पे चलते हैं। सारे पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट भी देख लेनी चाहिए, बल्कि ख़त्म करें ना यार इस टॉपिक को, अब जो है ना बस लपेटें, अब साइड पे करें। ऐसे ही तंगी बनी हुई है कि यार हैं ये भी चल रहा है, कहाँ चल रहा है। पहला सवाल रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून along with relevant notes showing all possible disclosure required under IASs and Companies Act। समझ आती है बात? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है, कंपैरेटिव्स भी नहीं रिक्वायर्ड, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं रिक्वायर्ड। तो ये नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी जब पढ़ाने लगा हूँ, ये अभी तक ICAP ने रिक्वायर नहीं किया। दूसरे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े जी, प्रिपेयर BL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन along with relevant notes showing possible disclosure required in IFRS and Companies Act। और फिर comparative figures and note on accounting policies are not required। नहीं मांगे आज तक, ठीक है। ये ज़रा जदीद सवाल थे, पुरानों के अंदर तो कभी कभी लिखता भी नहीं है। तीसरा सवाल,
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट शोइंग रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट एंड IFRS इज, फिर यहाँ पर उसने क्या लिखा, कंपैरेटिव सिर्फ नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स हमने नहीं दिए। मतलब ये कि जब तक कहे ना खाम खा इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं कहा उसने। चौथा सवाल, ये तो वैसे ही, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद नोट ऑन, अब उसने यहाँ पे क्या मांग लिया जी, नोट ऑन कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये बनाना भी है जी, याद आया, ठीक है, चलें बना लेते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद इग्नोर, अच्छा अब उसने जो नोट मांगना था वो मांग लिया, तो सिर्फ कौन सा नोट मांगा उसने यहाँ पर, कंटिजेंसीज एंड, अच्छा अब ये ना फाइनल अकाउंट का सवाल है, FAR वाला, ठीक है, इसके अंदर एडजस्टमेंट बस जो है वो आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लेवल की आ गई, कि सेल ऑन रिटर्न गुड्स अंडर सेल और रिटर्न जो है वो मतलब पड़ी हुई हैं और वो शायद रिटर्न हुई हैं तो रिकॉर्ड नहीं हुई या रिकॉर्ड हो गई हैं, हालांकि वो तो रिटर्न वाली हैं तो नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन। फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है IS 38, ठीक है, और प्रोसेसिंग प्लांट, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्लांट की कॉस्ट शामिल है, एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट इतनी है जो कि ड्यू फॉर पेमेंट है 31 मार्च पे, मतलब करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी है, तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, ऊपर तो दोनों रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आप कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑन 18 जनवरी 14 कस्टमर लॉज्ड अ क्लेम, अब ये 30 जून 13 के बाद है, ठीक है, सही है, लेकिन IS 10 लग रहा होता है ना। अब कस्टमर लॉज्ड अ क्लेम फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर 2013 बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन, HL's लीगल काउंसिल एंटिसिपेट्स that HL would be liable to pay approximately 3 million to, अब would be liable to pay, तो इसका क्या करेंगे, आउटफ्लो तो प्रॉबल है ना, देखो गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर है, पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट, डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स है, मतलब डिफेक्टिव या अकॉर्डिंग टू रॉन्ग स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और आउटफ्लो क्या कह रहा है जी, वुड बी लाइबल टू पे, तो आउटफ्लो इज प्रॉबेबल, वुड बी लाइबल टू पे, तो आउटफ्लो इज प्रॉबेबल, और रिलायबल एस्टीमेट भी आ गया, तो इसका मतलब इसकी तो आपने क्या करना है जी, प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब एक और फाइल खोल लेते हैं, फिर उसमें जाके सोल्यूशन देख लेते हैं, कौन सा सवाल है, 4, ठीक है। यही है ना हाईटेक 4, अच्छा जी, अब ये 3 रुपए की प्रोविजन पहले रिकॉर्ड हुई, ठीक है, PNL भी बनाना है, PNL देखो जरा, PNL बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, PNL बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, मैं खुद देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए एक्सपेंस दिमाग में डेबिट, ठीक है, और प्रोविजन आपकी क्रेडिट हो गई ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर। अब इस नोट के अंदर, नोट्स उसने मांगे नहीं ना, वरना नोट के अंदर जाके हमने इसको अलग से दिखा देना था, ठीक है, लेकिन अब ये प्रोविजन देखते ही यूज़र के दिमाग में मसला है ना, क्या है ये, काहे की प्रोविजन है, तो फिर आपने एक बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ही एक डैश लगानी है, और उसमें आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बना रहे होंगे, तो उसके अंदर चलते 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 ये जैसे आपके एसिड्स आए, नॉन करंट एसिड्स आए, फिर उसके बाद आपके करंट एसिड्स आए, सब कुछ चलता जा रहा है, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आई, फिर इसमें आपने पहले इक्विटी शो कर दी, जो भी तरतीब हो सवाल करने की, पहले एसेट अगर नहीं आए तो इक्विटी साइड पे एंड पे लिख देना और बाद में एसेट्स लिख देना, कोई मसला नहीं, इक्विटी आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई, करंट लायबिलिटीज़ आ गई, और सबसे एंड पे अब सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर वो फिगर्स वाली आ रही होंगी, ठीक है, सब कुछ फिगर्स वाला यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इक्विटी आइटम्स आ गए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटीज़ आ गई, लेकिन 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 एंड पर एक लाइन आइटम होगा
जो ऐसे करके आपने लिखा हुआ होगा कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, बताया था ना। और इसके आगे नोट नंबर, अब पहला नोट हम डाल सकते हैं ऊपर, देखो कुछ लिखा हुआ नहीं, लीगल स्टेटस एंड नेचर भी नहीं है, तो बस नोट एक ही बनेगा। और उसके आगे क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके आगे बैलेंस शीट में डैश पड़ी है, ठीक है। अब इसका नोट आपने सिर्फ बनाना था। तो कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट में आपको बोला कि आपने लीगल प्रोसीडिंग्स को बताना होता है, ऐसे ही है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स बताते हैं जी हम। तो नोट नंबर 1, नोट्स को पूरी हेडिंग देनी है आपने, HL नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नोट नंबर 1 आ गया कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का, जिसमें आपने कंटिजेंसीज में ये अंग्रेजी लिख देनी। क्या लिखोगे जी, कस्टमर ऑन 18 जनवरी कस्टमर लॉज द क्लेम ऑफ 10 मिलियन, कस्टमर लॉज द क्लेम ऑफ कितने मिलियन, लॉज द क्लेम ऑफ 10 मिलियन फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन नवंबर, लाजमी लिखना है ताकि पता लगे, ठीक है। और उसके बाद कहता है जी बीइंग, पूरी बात बीइंग, ये पूरी बात ऐसे लिख देंगे एज इट इज़। ऑन 18 जनवरी कस्टमर लॉज द क्लेम, पता लगे ना उसको, गुड डिलीवर्ड इन 13 जो कि नॉट एज पर एग्री स्पेसिफिकेशन थी। HL's लीगल काउंसिल एंटिसिपेट्स दैट HL वुड बी लायबल टू पे 3 मिलियन टू सेटल द क्लेम। इस वजह से, और इतनी बात काफ़ी, ठीक है, एज इट इज़ लिख दो तब भी ठीक है, आपने डिस्क्लोज कर दिया। या आप यूँ लिखना चाहें कि लेकिन वो पूरी बात हो जाएगी ना कि आप प्रोविजन को समझा रहे हैं कि क्यों रिकॉर्ड किया, तो उसके बगैर, उसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है ये लिख दें। नेक्स्ट कहता है 31 दिसंबर 13 पे आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर एंड एग्रीमेंट फॉर कैपेक्स अमाउंटेड टू, अब ये क्या है, कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट्स में आपने क्या लिखा जी आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट पूरा लिखना है फॉर फिक्स्ड एसेट्स, क्या लिखा हुआ जी, फॉर कैपेक्स, ठीक है जी। और ये कितना है जी, 65 मिलियन। ऊपर रुपीज़ इन मिलियन लिखा होगा आपने, यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन टॉप पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 65 लिख देना है, या फिर नहीं लिखा, इधर लिख दें, चलो रुपीज़ इन मिलियन 65, ठीक है, ओके। अब ये क्या बन गया आपका, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट। ज़रा देख लें इसको जाके, ये देखें जी, बैलेंस शीट के फेस पे डैश नज़र आ रही है, ठीक है। और फिर हम जब आगे गए तो नोट्स में सिर्फ यही है, कंटिजेंसी जनवरी लीगल काउंसिल एंटिसिपेट accordingly a provision has been made for 7 as a contingent accordingly a provision of 3 million has been made and 7 is a contingent liability। सॉरी, बात पूरी नहीं लिखी थी, ठीक है ना। तो असल में तो उसने 10 का क्लेम लॉन्च किया है, तो अगर हम 3 कह रहे हैं देना पड़ेगा, तो बाकी 7 हमारे पास में तो नहीं है ना, तो ये पूरी बात लिख दी, सही है। कमिटमेंट में सिर्फ लिख देना आपने, कैपेक्स के लिए कमिटमेंट है 65 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पर वर्किंग के अंदर हमें P&L बनाना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग में मिली हुई होंगी ना, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स या हाँ सेल्स एक्सपेंसेस जो है वो ट्रायल के फेस पे होंगे। अब सिर्फ बैलेंस शीट मांगी तो क्या करें, P&L तो बनाना ही है, तो वर्किंग में जाके बना लिया हम। अभी को फॉर्मेट की खास ज़रूरत नहीं है, आप बेशक प्लस माइनस वैसे कर लें, लेकिन चीज़ें चूँकि हैं डबल एंट्रीज हो रही हैं, एडजस्टमेंट्स है ना, ठीक है। अब ज़रा इसको भी देख ही लेते हैं, क्या कहता है जी, गुड्स अंडर सेल ऑन रिटर्न बेसिस में शामिल हैं गुड्स कॉस्टिंग 26 मिलियन जो कि कस्टमर को भेजी थी हमने एट कॉस्ट प्लस इतने। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स वॉज 30 दिसंबर एंड सेल ऑफ दिस गुड्स हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इन जनवरी। कहता है अगर अच्छा अब इन्होंने अपनी तरफ से सही काम किया ना, कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर जब चीज़ें भेजी, इसको कहते हैं चीज़ें बेची या भेजी, सेंट नॉट सोल्ड, ये भेजी हैं, बेची नहीं है। तो इसकी एंट्री हम करते थे इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट, इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट, याद है। इसकी सेल की एंट्री नहीं करते थे, बल्कि हम अमानत अपनी कहते थे, हमारा स्टॉक किसी के पास पड़ा हो। लेकिन जिस दिन वो टाइम एक्सपायर हो गया और चीज़ें वापस नहीं आई, तो उस दिन तो सेल बुक करनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि रिटर्न ऑफ दीज गुड्स डेट, लास्ट डेट ऑफ रिटर्न वाज 30 दिसंबर, ठीक है। और आगे कह रहे हैं सेल ऑफ दीज गुड हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इन जनवरी, का मतलब वो चीज़ें वापस नहीं आई तो उन्होंने जनवरी में फिर उस सेल को बुक किया। अब मसला क्या है,
मसला ये है कि सेल हमारी इस साल की बनती थी तो हमें रिकॉर्ड नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर लें, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन ये कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट हमें तो ये एंट्री करनी है सेल प्राइस के साथ, ठीक है। तो फिर 26 डिवाइडेड बाय, अब ये कॉस्ट प्लस 50 भी बेचते हैं तो ये 150, सॉरी ये 100 है और हमें क्या चाहिए 150। आंसर जी 30 मिलियन की एंट्री क्या होगी, 39 मिलियन की एंट्री क्या होगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि कहीं उसने बोला नहीं है कि कैश आ गया है या पहले आया हुआ था। तो ये कितना जी 39, ये देखेंगे डेटर डेबिट 39 से और वर्किंग में सेल बननी हुई होगी क्रेडिट 39, वर्किंग 5 भी कोई की हुई है जी, वर्किंग 5 में क्या है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री बता, एंट्रीज की हुई है, वर्किंग के अंदर सिर्फ रेफर किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जो गुड्स हमने भेजी थी तो उसकी एंट्री क्या कर रखी थी हमने, नहीं पहले एंट्री की हुई है इन्वेंट्री इन हैंड 5 और इन्वेंट्री, लेकिन जो इन्वेंट्री विद कस्टमर होती है अगर आप बैलेंस शीट बनाते और ये वापस ना आई होती तो वो हमारी बैलेंस शीट में हमारे स्टॉक में आनी थी, हमने IFRS 15 में पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो फिर अब क्या करें, ये तो चीज़ें बिक गई, तो बिक गई तो कॉस्ट ऑफ सेल याद है ना, जितनी सेल बुक करो उतनी कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इन्वेंट्री विद कस्टमर अगर तो सवाल के अंदर अलग से पड़ी है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसका मतलब उन्होंने इकट्ठी शो क्लोजिंग इन्वेंट्री नज़र आ रही है कितनी जी 1250, कहीं अलग नज़र आ रही है, नहीं कहीं अलग है जी, हाँ गुड्स सही 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 आ गया, ठीक है, शुक्र है, ठीक है। तो फिर ये कितने की चीज़ें थी, ओके, गुड्स अंडर रिटर्न बेसिस में पड़ी हुई है 65, तो ये 65 में पड़ा हुआ है 26, तो इसका मतलब बाकी जो है वो अभी भी उनका पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ होगा, 26 का हो गया है, तो फिर 26 की एंट्री बन गई कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और 26 से इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट, कितने से जी, कितना आ गया जी वापस इधर 30, अब धोखा नहीं खाना, ये 39 क्या है, वो कॉस्ट है जो अभी तक पड़ी हुई है। अब बैलेंस शीट जब बनेगी तो 1250 भी हमारा स्टॉक है और 39 भी हमारा स्टॉक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 26 से, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 26 से और इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट अलग रखी हुई है उन्होंने, अलग नहीं रखी उन्होंने, यहाँ पे इकट्ठा किया पहले उसको, यानी कि वही हमारा स्टॉक है ना, मैंने कहा ये दोनों हमारा स्टॉक है, ठीक है, और उसमें से 26 क्या कर दिया माइनस, ठीक है। अच्छी एडजस्टमेंट थी, आ सकती है ना अच्छी एडजस्टमेंट, ये सवाल ज़रा डिस्कस करने से रहता था नहीं, तो ये सवाल ऐसे ही डिस्कस होना है बस, और क्या होना है। फिर कहता है जनवरी 13 में हमारा साल का पहला दिन, पहला महीना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर 20 मिलियन का ख़रीदा है जिसके साथ प्रोसेसिंग प्लांट भी है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट, HL depreciates plant using straight line method, useful life of plant is 10 years and software cost is to be amortized in, अब इसका क्या करना है भाई, क्या सॉरी ऊंचा बोले, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वैसे तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या ख्याल है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या ख्याल है। तो एक मिसाल दी थी आपको IS 38 पढ़ते हुए, IS 38 में भी 2 सवाल करने हैं, एक रिसेंट टाइम जो FAR के अंदर आया वो हमारा सवाल बन गया और दूसरा मैं एप्पल वाला सवाल कराऊंगा जो कंसोलिडेशन वाला छोड़ा हुआ, ठीक है ना, ये 2 सवाल IS 38 में करेंगे हम, बाकी तो कुछ नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिवीजन ज़रा दिमाग में जोर डाल के IS 38 पढ़ते हुए क्या कहा था जी, कि अगर लैपटॉप ख़रीदा है और वो 1 लाख रुपए का और उसमें विंडो फिर जो है वो 20,000 की अलग खरीदी, मतलब उसके अलग पैसे दिए, तो 1,20,000 पे लैपटॉप को रिकॉर्ड करें या लाख रुपए का लैपटॉप और 20,000 का इंटेंजिबल रिकॉर्ड करें। हमने कहा था जी ये ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर चल ही नहीं सकता, तो इसी के अंदर ही शामिल रखें। अब हो सकता है ना हमें, जैसे लैपटॉप मैंने लिया वो 5 साल चलना है, लेकिन उसके अंदर जो विंडो है उसका लाइसेंस 2 साल का है, तो ठीक है 2 साल बाद फिर जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट होता है, मेरे ख्याल से तो ये ऐसे चलना चाहिए, क्या ख्याल है। तो कहाँ लिखा हुआ जी एसेट, PPE के अंदर पड़ा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट अलग से आ नहीं रहा बल्कि यहाँ 5100 के अंदर ही मामला पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अक्यूमुलेट एडिशन पिछले साल की है, नहीं क्लोजिंग है, ओके,
अब वो क्या कह रहा है, इससे मसला क्या है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। उन्होंने अलग किया है, बनता तो नहीं है अलग करना, लेकिन उन्होंने इसको अलग किया हुआ है। वर्किंग फॉर देख लें, कोई जर्नल एंट्री नहीं है। ये देखें जी, इंटेंजिबल डेबिट, ये 20 मिलियन का इंटेंजिबल था। बात तो नहीं समझ में आ रही, पढ़े जरा दोबारा इसको। इन जनवरी 13 an operating software costing 20 was purchased along with a processing plant. Cost of software is included in cost of plant. ठीक है। HL depreciates the plant using straight line method and useful life of plant is 10 साल and software cost is to be amortized in ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से। जी मुझे तो लग रहा है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए थी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जी बस एक ही निशानी नज़र आती है फिर कि आप इस सॉफ्टवेयर को 2 साल के ऊपर कर रहे हैं एमोटाइज, ठीक है, तो इसका हिस्सा ना रखें, ये 2 साल बाद ख़त्म हो जाना है। थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ मुझे नहीं कबूल नहीं हो रहा, वरना अगर यहीं पर एक सॉफ्टवेयर वो है जो मैंने जैसे ऑफिस इंस्टॉल किया है, तो उसके बारे में हमने यही कहा था कि भाई इसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकता, विंडो के बगैर तो ये चल ही नहीं सकता, लेकिन जो ऑफिस ऊपर इंस्टॉल हुआ है या गेमिंग हुई है वो ठीक है। बताओ जी, रेफ़र करो भाई, रेफ़र करने लगे। हम जाके IS-38 पढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें नहीं, एक मिनट कहाँ से चले थे और कहाँ निकल गए। जी बोलें, पेज नंबर 102 पे आ जाएं जी। हैं 10, 1000 से ऊपर सफ़े थे। वन 1023 पे हम आ रहे हैं दोबारा, क्लैरिफिकेशन लेके जाएंगे। लें जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन दैट कैन नॉट ऑपरेट tool that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as PPE. For example, operating software. Computer software other than operating system is an intangible asset. For example, license. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये तो पहली एग्जांपल है ना। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या है, इट इज़ ट्रीटेड एज PPE। तो मुझे मेरे भी दिल में यही आ रही है। बहरहाल इसके ऊपर हम बहस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें और जाके खंगाल लेते हैं। ये तो ट्रीटमेंट तो यही बनता है। अब आगे वो कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बाकी जैसे ऊपर हम लगाते हैं, पढ़ते हुए यही पढ़ा था। ये सफ़ा साफ है, इसकी वजह ये है कि ये शायद दूसरे चैप्टर पे कर लिया था हमने। एनीवेज वो नोट्स भी तो होते थे ना शुरू में। अच्छा सुने, लाइसेंस, पेटेंट्स, मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स, ऑफिस, कोई गेम, ये सब क्या है, बाद वाले सॉफ्टवेयर। तो ये इंटेंजिबल हैं, ये अलग होते हैं, हमने यही पढ़ा था। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। मार्फुल एक्वायर्ड अ फिशिंग लाइसेंस, डायरेक्टर्स इंसिस्ट दैट इट इज़ अ फिजिकल एसेट सिंस। अच्छा ये तो बता रहे हैं ना कि लाइसेंस क्या है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। ऑल्दो फिशिंग लाइसेंस हैज़ फिजिकल फॉर्म बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, रियल थिंग इज फिशिंग राइट, जो कि ये तो हट गया। अब इसका मतलब वही ये वाली एग्जांपल ही है। तो इसको रेफ़र करते हुए मेरे ख्याल में तो हमें इसको क्या करना चाहिए, इग्नोर। अच्छा PPE में पढ़ा रहे, वो पढ़ा है PPE में तो पढ़ा रहे, सही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यही तो मेरे दिल में आ रही है। लेकिन अब एक छोटी सी बात है और वो ये है, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, मैंने भी यही बात पहले की है। बहरहाल एक 10 साल है, दूसरा 2 साल है, इसकी बेस के ऊपर शायद इन्होंने कर दिया, तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक दो लोगों से और भी डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ट्रीटमेंट बनता है ये कि ये जहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा रहे, ठीक है। बाकी फिर अगर ये बात किसी ने मुझे मना ली तो फिर मैं बताऊँगा उन्होंने कैसे मना लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना चाहिए था, ठीक है जी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। जी क्या दे दिया रेफरेंस,
नहीं वो रेफरेंस तो है, वो तो मेरे दिमाग में था, जाके पढ़ना पड़ा, तो दिमाग में था क्योंकि पढ़ा हुआ था, आपके साथ ही मिलके पढ़ा था ना, आपके दिमाग में भी था, रेफरेंस तो है हमारे दिमाग में, ठीक है। अच्छा आपके दिमाग में नहीं। लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, लॉन्ग टर्म लोन पकड़ो जी जाके, लॉन्ग टर्म लोन पड़ा हुआ है ये 500, ठीक है। वो कह रहा है जी लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 62.5 मिलियन ईच आर ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर 2014। 31 मार्च, 31 दिसंबर 13 पे खड़े हैं, तो अगले साल के अंदर 2 किस्तें पे होती नज़र आ रही हैं 62.5 ईच की, तो ये क्या है, करंट है। तो फिर बाकी तो 62.5 इंटू 2 करो, कितने गया साढ़ा सोल्यूशन जी, कितना, बोलो बोलो बोलो, 125 करंट में आ गया, और इस 125 को माइनस किया तो ये बाकी नॉन करंट में आ गया। तो आसान सा सवाल था, इसमें ट्रायल को एक दफ़ा देख लें, कुछ मसला तो नहीं इसमें। शेयर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल चार्ज, टैक्सेशन, पीपीई, कंजप्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक, क्योंकि ये हमने जोर लगा लिया हुआ है ना, IFRS 15 में मसला नहीं हुआ हमें, वरना ये एडजस्टमेंट फंसाती है आपको थोड़ा सा, हमारा स्टॉक कैसे हो सकता है, पड़ा हुआ है। कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन नेट कर देंगे, और कोई एडजस्टमेंट आई नहीं। ट्रेड पेबल्स, एक्रूअल्स, डेफर्ड टैक्स एसेट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एसेट है, नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा या करंट एसेट्स में, नॉन करंट में नजर आएगा, करंट एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स के बारे में कहा था, लायबिलिटी हो तो नॉन करंट में, स्टैंडर्ड ने बोला, और एसेट हो तो नॉन करंट में, कभी करंट में शो नहीं करना है इसको, ठीक है ना, चाहे आपके दिमाग कुछ भी कहता हो। ये रिवैल्यूएशन है, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग थी, ठीक है जी, ओके सही है। ये तो सवाल बातों बातों में हो गया, मैंने ये कराना नहीं था, ऐसे प्लान में कोई नहीं था मेरे, हम तो रिक्वायरमेंट पढ़ने निकले थे असल में, लेकिन चलो बातों बातों में हो गया, चलो अच्छा हो गया। चलें अगला सवाल, अगले सवाल की रिक्वायरमेंट, वो तो वैसे ही छोटे सवाल शुरू हो गए, ये तो छोटे सवाल हैं, इनको तो बस अभी ज़रा एक दफ़ा पहुँच के ना इधर कंप्लीट करना है, जो रह गए हैं इस पे आए। प्रिपेयर CL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर अंडर IFRS एंड कंपनीज एक्ट, comparative figures and note on accounting policies are not required, ठीक है। फिर ये भी छोटा सवाल, ये तो छोटे सवाल भी देखने हैं एक दफ़ा आके कौन सा रहता है इसमें से या क्या बात है। प्रिपेयर आर रिवाइज्ड बैलेंस शीट अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स, ये बड़े मज़े का सवाल था ना, आसान लगा वैसे, आसान था, आसान था ना, पढ़ा हो तो आसान था। ये सवाल नहीं किया भाई आपने, भाई आपने जितना काम इकट्ठा कर बैठे हैं ना आखिरी दिनों के लिए अल्लाह खैर ही करे अब, ठीक है। प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर, वही सेम घिसी पिटी तो नहीं कहना चाहिए, वही सेम रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी तक सवाल खत्म, अभी तक IK अपने अकाउंटिंग पॉलिसी पे नोट्स नहीं मांगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाए, अगर उसने एक छोटी सी बात लिखी थी अलॉन्ग विद, वो यूँ कह सकता है, सारों के बारे में नहीं कहेगा, लेकिन वो यूँ कह सकता है जैसे कि मसलन ये जो पास पेपर 1 था, पास पेपर 1 में ना बहुत ज़्यादा जोर था IS 16 के ऊपर, ऐसे ही है ना, तो वो यूँ लिख सकता था कि कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स फॉर PPE आर रिक्वायर्ड, ठीक है। या जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बड़ा जोर लगा हुआ था आपका शेयर कैपिटल के ऊपर या डेटर्स के ऊपर, तो किसी एक के बारे में पॉलिसी नोट्स मांग सकता है। पॉलिसी नोट्स क्या हैं, तो भाई जो आपने बैलेंस शीट P&L के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं उनके बारे में जो मोटी मोटी आपकी पॉलिसीज़ हैं, मसलन जी हम PPE के बारे में लिखेंगे कि जी हम PPE को कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग जिसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं। फिर जी हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं जब हम जो है वो एसेट को जिस मंथ में खरीदते हैं फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिस मंथ में बेचते हैं तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद मसलन और क्या हो सकता है, हाँ जी हम मसलन हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस करते हैं, ऐसी कुछ बातें मोटी मोटी 2-4 आपने इसके बारे में बतानी है। इसी तरह से हर आइटम के बारे में आपको एक दो बातें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे आए थे, ये नोट्स में हम पता नहीं नोट्स कहाँ गए, ढूंढना पड़ेगा फिर जाकर, हैं वही वो जो मैं नोट पढ़ा रहा था जहाँ पे असल में पहुँचा था कि ये बैलेंस शीट बन रही है जी, 1 बैलेंस शीट बनी, P&L बना, फिर
चेन इक्विटी बनी, फिर कैश फ्लो बनी, और फिर नोट शुरू हुए जिसमें सबसे पहला नोट लीगल स्टेटस एंड नेचर, दूसरा नोट था स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, और फिर बेसिस ऑफ प्रेपरेशन के अंदर वो अकाउंटिंग, ठीक है, वो आ गया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अच्छा, बस मैं ज़रा आगे निकल गया था, ठीक है। तो बेसिस ऑफ प्रेपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन था, और फिर सिग्निफिकेंट समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये जो चीज़ है इसको समझाने के लिए मैं रिक्वायरमेंट पढ़ाने गया था, लेकिन बातों बातों में एक पास पेपर भी हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेट आउट बिलो। अब वो जिस तरह से आप पब्लिश फाइनेंशियल देखते हैं ना, लंबी लंबी कहानियां, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा IFRS 9 छापा, उन्होंने तो छापे मारते हैं ना हम लोग, तो फाइनेंशियल बनाते हुए ना स्टैंडर्ड से छापे मार लेते, अंग्रेजी अपनी थोड़ी लिखते हैं, लेकिन आइडिया हो के होता क्या है, वो ये होता है कि PP एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड स्टेटेड एट कॉस्ट लेस अकोमोडेशन एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉस, कॉस्ट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर, FAR आ गया, ठीक है ना, कि जो हम खुद बनाते हैं उसके अंदर मटेरियल लेबर FOH की कॉस्ट होती है। डेप्शन को स्टेटमेंट PNL स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करते हैं। रेजिडुअल वैल्यू रिव्यू करते हैं हर साल के एंड पे। डेप्शन ऑन एडिशन को मंथ से स्टार्ट करते हैं एडिशन वाले में, और डिस्पोजल वाले मंथ में लेते नहीं है डेप्शन को। रिपेयर मेंटेनेंस को PNL में डालते हैं, गेन लॉसेस PNL में डालते हैं। अब ये क्या है, मोटी मोटी अकाउंटिंग पॉलिसी। इंटेंजिबल्स जी, सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है जी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेवलप वेबसाइट आर कैपिटलाइज, कोई मोटी मोटी बातें ऐसे ही। कॉस्ट मेंटेनिंग इंटेंजिबल आर एक्सपेंस्ड आउट, डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल बनती हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च का क्या करते हैं, डेवलपमेंट का क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है, पीरियड क्या लेते हैं, वगैरह वगैरह, मोटी मोटी बातें, ठीक है। लीज, कंपनी राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करती है और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज। मतलब कि आपने हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बतानी है। लीज लायबिलिटी इनिशियली वही होती है, PV ऑफ LP पे डिस्काउंट करते हैं उसको इम्प्लिसिट रेट पे, और अगर रेट ना मिल रहा हो तो कंपनी इंक्रीमेंटल बोरिंग रिड्यूस कर लेती है। स्टॉक इन ट्रेड इज कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, फिनिश गुड्स को टर्म करते हैं वेटेड एवरेज बेसिस पे। ट्रेड डेट्स, डेटर्स आर कैरिड एट ओरिजिनल इनवॉइस अमाउंट लेस एस्टीमेट मेड फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट आर रिटन ऑफ व्हेन दे बिकम इरिकवरेबल। अब इनको एक दफ़ा पढ़ना है। जैसे टैक्सेशन, इनकम टैक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, PNL के नजर आ रहा है। करंट टैक्स है, दूसरा डेफर्ड टैक्स है। करंट टैक्स इज बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर determined in accordance with prevailing laws and laws on taxation. Deferred tax is provided using balance sheet method by जो आपने लगाया, by calculating difference between carrying amount and tax base, ठीक है। उनमें टेम्परेरी डिफरेंसेस आते हैं, डिडक्टेबल हो सकते हैं, टैक्सेबल भी हो सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जब हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर्विसेज का भी हम तब करते हैं जब रेंडर कर देते हैं सर्विसेज। बोरिंग कॉस्ट का ये, डिविडेंड का ये। तो दो चार मोटी मोटी बातें थी जो आपको लिख कर आइडिया दिया। तो ये नॉर्मली ना, क्योंकि आपके टॉपिक्स जो हैं वो ये IS 16, IS 38, उसके बाद IFRS 16, उसके बाद कह सकते हैं ये IS 12, जिनके नोट्स आप ज़्यादातर बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मोटी मोटी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी आनी चाहिए। आज तक मांगी नहीं है, मैंने आपको पहले दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आइडिया हो। अब यही जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाते हैं, ये जी, तो इसमें अब यहां से जो कहानी शुरू ही नहीं हो रही है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसमें लंबी लंबी कहानी है और बहुत सारी कहानी है। तो ये फिर जब आप असल फाइनेंशियल बनाएंगे तो स्टैंडर्ड से उठाकर आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो जो चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी उसके बारे में पॉलिसी थी, सारी पॉलिसी चल रही हैं, चली जा रही हैं, वही जो बातें आप लिखी, पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बोरिंग्स के बारे में, ट्रेड अदर पेबल्स। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया कि कैसे बनाई जाती हैं। कभी मांगी नहीं, मांगेगा तो एक आधी चीज़ के बारे में आपसे मांग सकता है, जैसे इंटेंजिबल का नोट बनवाए और कह दे उसका पॉलिसी नोट्स बना दो। तो वो जो दो चार बातें तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसको, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपका इशू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल शुरू हुआ। इससे पहले सारा क्या था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक दफ़ा पढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आइडिया हो कि क्या बातें लिखनी है। तो दो चार जुमले लिख लेंगे, उसको पता लग जाएगा, हाँ हाँ इसको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तरतीब यही रखना, नोट्स ऑफ फाइनेंस में शुरू हो तो सबसे पहले लीगल स्टेटस एंड नेचर, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, उसके बाद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसकी मांग ले वो बता दो। और अगर वैसे ही कह दे अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स बना दो, तो ऐसी 5-6 चीज़ों के बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिख देना, उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार इसको पता है इस चीज़ का। ओके, ठीक है, अच्छा जी।
हाँ, ज़ाहिर सी बात है, अब जो चीज़ें आपके IFRS 16 अगर नहीं है तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स का एडजस्टमेंट आ रही सवाल में, टैक्स के बारे में 2 लाइनें लिख दें। बस उसको आइडिया देना है कि आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स क्या होते हैं, ठीक है? कहाँ पे आते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बस होना चाहिए, ठीक है? फिर ये हमारे सारे नोट्स हो गए, हमने सारे पढ़े, याद भी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने, ठीक है ना? ये सारे कुछ बनाए, कुछ देखे, ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे आके ख़त्म हुई थी। आखिरी नोट भी हमने पढ़ लिया था ये वाला, ठीक है? इससे आगे भी था, सॉरी ये। फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको बनानी होती है, वो सेफगार्ड के अंदर इसमें शामिल करके बना लिया था आपने। इसके अलावा भी सेगमेंट रिपोर्टिंग का आपने नोट बनाया हुआ है कई बार, ठीक है? उसके बाद ये थर्ड स्केड्यूल मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको कहा था एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ा था किसी ने? टाइम नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, खैर है। मैं बहरहाल एक मीटिंग रखूँगा, मैंने कहा था FAR MA वालों को भी, आपको भी कह रहा हूँ, तो फिजिकल वालों को भी उसमें बुला लूँगा। अगर स्टिल कुछ सवाल जहन में आ जाता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये तब है जब ये हम एंड कर लेंगे। ये सारा जो है आपको मैंने वो 2 घंटे का जो लेक्चर दिया है ना, उसके अंदर ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी, कुछ तो वैसे ही पढ़ी हुई थी साथ के साथ हमने, और कुछ हमने इसको जो है वो रीड किया है, और फिर सारे MCQs मैंने करवा दिए हुए हैं कल के पार्ट 2 के अंदर। भाई कल के पार्ट 2 के अंदर, ठीक है? 2 घंटे 10 मिनट 12 मिनट का पार्ट 2 है, ठीक है? उसके अंदर अभी फाइनल अकाउंट्स की अभी भी चीज़ें थी, थेरी तो थेरी एक बार बस पढ़नी है, तो आपको बस मिल के पढ़ाई है, और उसके MCQs जो हैं वो करवाएं, जो आपने सारे कर लिए हैं। तो कोई नहीं, डबल स्पीड करके सुन लेना, पर एक बार मेरी तसल्ली के लिए सुन ज़रूर लेना, ओके? कर भी लिए हैं ना, फिर भी कोई बात नहीं, एक बार सुन लेना, ठीक है? ओके, अच्छा जी, अब आ जाए जी ज़रा पास्ट पेपर्स को एक नज़र देख लें, ताकि इस चैप्टर को अब हम क्लोज करें ना। पास्ट पेपर्स पे आ जाते हैं। पहले 3 पास्ट पेपर तो हमने कर लिए थे, अब चौथा भी हो गया। चौथे में बस एक पॉइंट है हमारा जो काबिल डिस्कशन है। अच्छा जी, भाई रहना फ्रेश फ्रेश है, मैंने नियत की थी, तो ब्रेक भी करते रहना है। अच्छा जी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो चुका है हमारा, अभी अभी हुआ है। एक पॉइंट बस इसमें अभी डिस्कशन वाला रहता है, थोड़ा ब्रेक में देखता हूँ मैं। अच्छा जी, अब ये 5 का एक पार्ट आपको दिया था और दूसरा देने से रह गया था। आप तो अब सारे डिस्क्लोजर्स को जानते हैं, ज़रा देखिए इसको। CL इज़ अ लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब इस पर 4 स्केड्यूल लगना है, यानी सारे डिस्क्लोजर्स ही आते हैं, ठीक है? आसानी हो गई। एंड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा एक और बात, अभी रिसेंट अटेम्प्ट करेंगे तो शायद 1-2 MCQs इसके आए हैं सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के, और फिर हाँ चलो 1-2 ही कहा है ना मैंने भी, ठीक है? और फिर अब मज़े की बात, रेशोज़ निकल गया है, उसका पिछली बार कोई 10 एक नंबर का सवाल आया हुआ था, ठीक है? लेकिन 38 भी आ गया है। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक इस बार उसको टेस्ट करना चाहिए। नोट बनवा लें 7-8 नंबर का तो भी मसला नहीं है, फुल फ्लैश सवाल दे दे आपको तब भी मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन है ये इम्पॉर्टेंट, तो इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। पार्ट 2 प्लीज़ कर लीजिएगा कि उसमें जो कमी कोताही है वो पूरी हो जाए, ठीक है ना? ऐसी छोटी सी बात से गड़बड़ ना कर देना। रिसेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम साथ साथ इंशाल्लाह, तो रिसेंट अटेम्प्ट करेंगे। अब रिसेंट अटेम्प्ट में इस चैप्टर का कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, ठीक है? इसके बाद फिर EPS स्टार्ट करते हैं, तो EPS के अंदर रिसेंट अटेम्प्ट हम कर चुके हैं, यानी वो सवाल 2 सवाल पास्ट पेपर्स के अंदर ऐसे हैं जो वॉल्यूम 2 में आए थे ना, तो वॉल्यूम 2 में रिसेंट टाइम डली हुई थी, उसमें IFRS 15 का सवाल था और EPS का सवाल था। ये दोनों सवाल हमने गल्ला विच कर लिए हैं, ठीक है ना? तो उसकी सिर्फ जो है वो इसकी EPS की कुछ डिस्कशन, MCQs की कुछ थोड़ी सी डिस्कशन, थ्योरेटिकल कोई आपके क्वेश्चन जो रहते हैं वो करके
उसके बाद फिर हम जो है वो इस तरह से रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। बात पता नहीं क्या कर रहा था, हाँ बहरहाल इम्पॉर्टेंट है आपका ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, इसको लाजमी ध्यान से करना है आपने, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म पता नहीं बात कोई और थी, चलो आ जाएगी जहन में, कहाँ जाते हो आप अभी। तो CL इज़ अ लिस्टेड कंपनी, उसने ये ये ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट से उसके हमने ये उठाए हैं डिस्क्लोजर्स। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस सिक्योर्ड, लोन एडवांसेस कंसिडर्ड गुड, डायरेक्टर्स के लोन आ रहे हैं और एग्जेक्टिव्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ के भी आ रहे हैं और रेकन्सिलिएशन भी आ रही है। अब नोट ख़त्म हो गया। मसाइल क्या हैं जी, मसाइल क्या हैं? हम तो यूँ नो जी, डायरेक्टर वाले लोन का पर्पस नहीं लिखा, टर्म्स नहीं लिखी, रेकन्सिलिएशन पता नहीं सही है या नहीं है, पर रेकन्सिलिएशन उन्होंने बनाई हुई है। मैं एक मिनट ज़रा ओपन कर लूँ ना ये, ठीक है। उसके बाद लोन अदर देन आर्म लेंथ नहीं होगा, चलो ये बात नहीं लिखते कि अदर देन आर्म लेंथ है, होता तो बता देते, ठीक है। लेकिन लोन या एडवांसेस टू एसोसिएट या रिलेटेड पार्टीज जो हैं उनके अंदर नाम नहीं लिखा, उसके अंदर टर्म्स नहीं लिखी हुई, कोई कोलैटरल नहीं है तो बताओ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं लिखी हुई, अगर भाई रिसीवेबल है तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट तो होगी ही ना पिछले को 2-4 महीने में, ये भी नहीं लिखी हुई। को प्रोविजन या राइट ऑफ, चलो वो नहीं होंगे, बंदा कहता है वो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये मोटी मोटी बातें नज़र आ रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आया जी कि आपने डायरेक्टर वाले का पर्पस नहीं लिखा, उसकी टर्म्स नहीं लिखी। अच्छा, उसके बाद रेकन्सिलिएशन पे नज़र डालते हैं ज़रा। सुभान अल्लाह, डायरेक्टर्स का लोन 95-100 आ रहा है, बोलो इधर चेक करो। हाँ, अच्छा ये पता नहीं क्या है, 89,600 है, सुभान अल्लाह। तो रेकन्सिलिएशन भी सही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या किया उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रही है ना। सही है तो रेकन्सिलिएशन इनकरेक्ट है, एरर एमिशंस बताओ, इनकरेक्ट रेकन्सिलिएशन है। फिर एग्जेक्टिव्स एंड अदर एम्प्लॉयज, दीज आर रिलेटेड पार्टीज, तो डायरेक्टर्स के साथ ना सही, रिलेटेड पार्टीज वाला सही, उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें थी रिलेटेड पार्टीज के अंदर जी, कोई पर नाम नहीं बताया, नेम, टर्म्स, कोलैटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, कम से कम ये तो क्लियर बता सकते हो कि नहीं, ठीक है, सही है। उसके बाद ज़बरदस्ती करो तो प्रोविजन राइट ऑफ, कि जी आपको बताना चाहिए था देयर इज़ नो प्रोविजन नो राइट ऑफ, मतलब कंपनी एक्ट डिस्क्लोजर के बारे में तो ऐसे ही कर लिया करो, कोई क्या भी देगा कि आप फॉर्मेट बना दो तो क्या कर दिया करो, कुछ नहीं भी है तो बना दिया करो, क्या मतलब कि अब बताओ कि जी देयर इज नो प्रोविजन और राइट ऑफ, पता लग जाए उसको कि इसको पता है डिस्क्लोजर देना, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं जी। कौन सा पेज है, कौन सा सवाल है 5, देखें जी उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो एक आधी चीज़ देखना, फिर भी उन्होंने ऐसी निकालनी है जो हमने नहीं। विद रिगार्ड लोन एडवांस डायरेक्टर पर्पस ऑफ लोन shall be disclosed, फिर reconciliation of carrying amount at beginning and showing disbursement repayment shall be disclosed directors only। अच्छा, शायद उन्होंने ये क्या कर दिया है, अच्छा, अब पता लगा, हम तो अपनी असल चीज़ देख रहे थे ना कि जो होना चाहिए था, उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, डायरेक्टर्स की बजाय एसोसिएट्स की दी हुई है। और मज़े की बात, ये एसोसिएट का 87,600 का क्लोजिंग था, तो फिर ये ओपनिंग भी 87,600 होना चाहिए था, गड़बड़ उधर भी इन्होंने की हुई है। बहरहाल ये तो डायरेक्टर की बनाते हैं भाई, इन्होंने एसोसिएट की बना दी, मैंने नहीं ध्यान दिया सचमुच, देखो ठीक है ना, वो ऊपर मैच कर रहा था ना। नहीं समझ आई ये बात, नहीं समझ आई, तुम्हें कहाँ समझ आएगी, तुम्हें जितने काम छोड़े हुए हैं तुम्हें टेंशन ही होनी है बेटा। ये 87,600 क्लोजिंग नज़र आ रहा है ना, ठीक है, तो ये क्लोजिंग की रेकन्सिलिएशन दी हुई है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक ऐसे आया, ये समझ आई बात, ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे आए 81,900। लेकिन ये तो रिलेटेड पार्टी वाले लोन्स थे, इनकी तो रेकन्सिलिएशन देते ही नहीं, रेकन्सिलिएशन तो डायरेक्टर वाले की देते हैं, तो डायरेक्टर वाले की दी ही नहीं उन्होंने। तो ये मैंने कहा था कि इनकरेक्ट है, पर बात वही होगी, इनकरेक्ट से भी काम तो चल ही गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट मंथ एंड शैल बी डिस्क्लोज फॉर एग्जेक्टिव, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलैटरल हेल्ड बताना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 21 शेल टाई विद क्लोजिंग बैलेंस वो 87
यार वैसे मैं इससे नहीं मुत्तफिक, ठीक है, ये बात क्यों लिखनी? जब 87,600, मतलब वो शायद ये कह रहा है कि ये क्लोजिंग ओपनिंग सही नहीं बना, शायद को गड़बड़ है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी तो रिकन्सिलिएशन होनी नहीं चाहिए थी। जब होनी नहीं चाहिए तो फिर करेक्ट रॉन्ग की तो बात ही क्लोजिंग ओपनिंग की नहीं बनती। इसलिए मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मैं तो यूँ लिखूँगा, आप ऊपर लिख दें कि बेशक अलग से रिकन्सिलिएशन ठीक है, हमने भी ये बोला ही था वैसे, पर मैंने डायरेक्टर्स के हिसाब से बोला था, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे डायरेक्टर्स के लिए रिकन्सिलिएशन बननी थी, एग्जेक्टिव्स के लिए नहीं बननी थी, और तो और क्लोजिंग भी ओपनिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक। फिर ये आपको होमवर्क में दिया था, रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव, डायरेक्टर्स एंड एग्जेक्टिव्स, ठीक है, 7 चीज़ें याद की थी। तो एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बोनस, ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अलग होता है, बोनस अलग होता है, ठीक है। हाउस रेंट एंड अदर अलाउंस, नहीं भाई नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता, ये इकट्ठा किया हुआ उन्होंने। कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर एग्जेक्टिव्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स की डिटेल कहाँ है, क्या चीज़ है जी अदर बेनिफिट्स में, फिर क्या इसकी फेयर वैल्यू वगैरह, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एग्जेक्टिव कितने हैं, फिर ये इकट्ठे भी नहीं होने चाहिए, ये भी अलग अलग होने चाहिए। और फिर और तो और कंपैरेटिव भी नहीं है, कंपैरेटिव नहीं, क्योंकि ये देखो ना 2020 और पता लग रहा है कि 21 के बाद 20 था, तो अगर 20 था तो इसका कंपैरेटिव किधर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी बात है, इतनी होनी है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, डायरेक्टर्स एग्जेक्टिव शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज, नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताए हुए, अदर बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताओ, हमने तो उसके अलावा भी 1-2 निकाल के रख दिए, ठीक है। आसान काम है, आता हो तो। अब आ भी जाना है इस दफ़ा ये इंशाल्लाह, तो बस काबू रहना। 6वां कर लिया था हमने, ठीक है। 7वां पढ़ें, 7वां भी आपने कर लिया, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार ये चीज़ रेफ़र की थी आई कैप का सवाल, कि मैंने कहा था आई कैप ने एक बार ऐसे किया था कि फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर आपसे लिस्ट डाउन करवाए थे, तो आपने सिर्फ ये 4 नहीं करने बैलेंस शीट वाले, बल्कि आपने जर्नल वाले 3 भी शामिल कर लेने साथ, ठीक है। पढ़ो, लिस्ट डाउन द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू फिक्स एसेट एज प्रोवाइडेड इन 4th स्केड्यूल, यानी सारी ही आनी, ज़िंदगी सुकून हो जाती, 4th स्केड्यूल आ जाए। अहमद अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट, अब अहमद बाहर से आया है पढ़ के, ठीक है, हैज़ रिसेंटली रिटर्न टू पाकिस्तान एंड ज्वाइन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रेडियम लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो फिर 4th स्केड्यूल ही लगना है, इसमें पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था ना, बाकी भी थ्योरी पढ़ लें, वो 2 घंटे 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद has been entrusted with preparing notes on PPE in financial statements of RL for the year 28-23. While preparing notes, Ahmed has complied with all the disclosure requirements of IAS 16। भाई IAS 16 तो उसको आता था, बाहर से पढ़ के आया, तो IAS 16 तो बाहर भी वही पढ़ाया जाता है जो यहाँ पढ़ा जाता है। However, he is unaware of additional disclosure required by Companies Act। तो फिर आपकी कंसल्टेंसी अब ली गई है, अहमद ने आपको हायर किया और आपको कहा है कि ज़रा मुझे सारा कंपनीज एक्ट बैठ के पढ़ सकता है वो, उसने कहा यार मेहरबानी करो, मुझे लिस्ट डाउन कर दो वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो फिक्स एसेट से रिलेट करती हैं 4th स्केड्यूल कंपनीज एक्ट। आपने कहा मसला ही कोई नहीं है, आपने कहा सबसे पहले तो आपने एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड विद कंपनी फंड्स आर नॉट इन नेम और इन पोजेशन, तो फिर ये फैक्ट बताओ, प्रॉपर्टी का की डिस्क्रिप्शन बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, और जिसके नाम है वो बताओ, ठीक है। तो ये 4-5 बातें बताओ, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर आपने कहा जी फोर्स सेल वैल्यू बताओ इन केस ऑफ रीवैल्यूड प्रॉपर्टी, फोर्स सेल वैल्यू बताओ, और उसके बाद क्या करो जी, लीज होल्ड और डिस्टिंग्विश करो लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड को। उसके बाद डिटेल ऑफ डिस्पोजल के अंदर पूरी कहानी लिखनी थी। आप देखो 6 नंबर है ना, तो आपने यूँ लिखना था कि इफ़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ फिलहाल, तो इफ़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ ऑल द डिस्पोजल्स exceed 5 million, then every individual disposal having book value of 500,000 और मोर, ठीक है, उसकी केस में क्या क्या बताओ जी, वो कॉस्ट, फिर कॉस्ट, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, फिर पर्टिकुलर ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल, रिलेशनशिप विद कंपनी, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 3 भी बताने थे। वो 3 कौन से थे जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ
एंड एड्रेस ऑफ मिल्स और प्लांट्स, फिर इमूवेबल पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया, इमूवेबल वाला आ गया, और कैपेसिटी वाला नोट आ गया। तो ये कितने बने जी? 7, ठीक है। देख लें जी, हाँ ये देखो डाले हुए, ओके, ये 3 आ गए और ऊपर ये पड़े हुए हैं, ठीक है, पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 और 3 7, ठीक है, सही है। अरे भाई, यू हैव बीन वर्किंग एज अकाउंटेंट एज सतवारा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एस कंसिडर टू ग्रांट इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन टू फ्यू डायरेक्टर्स फॉर पर्पज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज which will be recovered in installments from salaries over 5 years. Further, Pakistani-based related party has also requested a long-term loan from SL with repayment expected from. You have pointed out that providing such loan would require additional disclosure as per जेड़ा बोले ओही कुंडी खोले. CFO has asked you to prepare an illustrative note disclosing above which would be included in upcoming financial statements for these loans. ठीक है, कह रहा है कि जी कंसिडर कर रहे हैं कि हम कुछ डायरेक्टर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दें बिल्डिंग हाउसेस के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, फिर ये इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे 5 साल में, और फिर एक पाकिस्तानी बेस्ड सब्सिडरी ने भी हमसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे मांगे, बिजनेस एक्सपेंशन पर्पज़ आ गया, तो एक्सपेक्टेड है कि 3 साल बाद पैसे दे देगी और उसके बाद बस और कुछ नहीं है। तो अब हमने कुछ और बातें भी साथ में डालनी है, तो यही अभी पढ़ा था। अब आपको याद होगा हमने पास पेपर किया था जब ये इससे ऊपर सवाल आ रहा है, क्या नाम है इसका, ये एरो लिमिटेड, तो फिर उसके बाद एक और सवाल था 11, ये इसको करने के लिए हमने जस्ट फिगर्स को हटा दिया था, याद है ना, ठीक है। अब आपको मैंने परसों एक नोट बनवाया है डायरेक्टर्स वाला और एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज वाला, ऐसे ही है ना, बनाया था ना, सी लिमिटेड, ठीक है, उसमें से फिगर्स उड़ा दें तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बनाया था हमने, बना वो डिस्क्लोजर है, उसमें से फिगर्स हटा देंगे, ठीक है। वो कहता है प्रिपेयर अ नोट यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स और नंबर्स, तो आप एक्स भी लिख दे तब भी ठीक है, कोई अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सही है। तो बिल्कुल वही नोट है, आपने बस फिगर्स हटानी है, ये देखिए बिल्कुल वही नोट बना होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे वही नोट है, सिर्फ उसमें फिगर्स हट गई हैं। लोन टू डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी, करंट पोर्शन लगा आ गया, फिर लोन डायरेक्टर इंटरेस्ट फ्री है और पर्पज ऑफ हाउस बिल्डिंग है, रेकन्सिलिएशन ये ओपनिंग डिस्बर्समेंट रिसीट क्लोजिंग, बस। फिर रिलेटेड पार्टी वाला लोन जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि जी वो इंटरेस्ट है इतना, रीपेमेंट 3 साल बाद हो जाएगी, कोई डिफ़ॉल्ट, ऐसे एजम्पशन दे रहे हैं, ठीक है ना। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, नो अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट इतनी है। ये आप पॉइंट्स की फॉर्म में वैसे ही लिखें जैसे आपने वो 7 पॉइंट्स बनाए थे, 7 पॉइंट में लिख दें, कोई प्रोविजन नहीं, कोई डिस्क्लोजर नहीं, एग्रीगेट अमाउंट एक्स है, ठीक है ना। तो वही वाला नोट है, सिर्फ फिगर्स हट गई, ठीक है। तो ये इसके पास पेपर्स, ओके, और सही है। तो आसान टॉपिक था, मुश्किल नहीं था, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि मुश्किल। ले जी, MCQs में सारे करवा चुका हूँ, इस चैप्टर को अब हमने कर दिया क्लोज, पार्ट 1 को भी क्लोज कर दें ज़रा।